जंगलों को राख कर देने वाली आग की शुरुआत भी महज एक चिंगारी से ही होती है। तो क्या तुर्की में वो चिंगारी भड़क चुकी है? क्या राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोगान सत्ता से हाथ धो बैठेंगे? तुर्की में एक हफ्ते से हजारों लोग सड़कों पर हैं। करीब 1100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं और इस पूरे बवाल के केंद्र में सिर्फ एक शख्स है। नाम है एक्रम इमामोग्लू। वहाँ के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर थे। इनको एर्दोगान का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी माना जाता है। 19 मार्च को भ्रष्टाचार और आतंकवाद का साथ देने के आरोप में इमामोग्लू को हिरासत में ले लिया गया था। 23 मार्च को आधिकारिक तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। अब वो जेल में हैं। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो एर्दोगान की सत्ता के लिए खतरे के तौर पर उभर रहे थे। दोनों पक्षों के आरोप के बीच तुर्की में पिछले 13 वर्षों का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। पिछली बार 2013 में ऐसा हुआ था। तब भी एर्दोगान ही सत्ता में थे। तब वो जैसे तैसे सब सुलझ गया था। लेकिन इस बार तुर्की में क्या होगा? क्या एर्दोगान सरकार की बुनियादें हिलेंगी या सब कुछ काबू में आ जाएगा? आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by New India Assurance। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। तुर्की वेस्ट एशिया में बसा है। इसका एक छोटा सा हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। ये दो तरफ से समंदर से घिरा है। उत्तर की तरफ ब्लैक सी, दक्षिण में भूमध्य सागर है। जमीनी सीमा 8 देशों से लगती है: इराक, ईरान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ग्रीस और बुल्गारिया। आबादी 8 करोड़ 62 लाख है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की 1952 में ही नेटो का सदस्य बन गया था और अब ईयू का सदस्य बनने की राह पर है। लंबे समय से तुर्की बाकी अरब दुनिया से मुख्तलिफ दिखता रहा है। इसे वेस्ट एशिया में लोकतंत्र का मिसाल माना जाता रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां डेमोक्रेसी कायम रही और विरोध को भी अपनी जगह मिली। ये सफ़र साल 1923 से शुरू हुआ। इसी साल ओटोमन सल्तनत के खंडहरों पर एक नया तुर्की खड़ा किया गया था, यानी इतिहास इस्लाम से जुड़ा था। 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने रिपब्लिक ऑफ तुर्की की स्थापना का ऐलान किया। तुर्कियों को लेकर उनके नज़रिए को केमालिज्म के नाम से पढ़ा लिखा जाता है। केमालिज्म के जो बेस है वो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी है। जानकार मानते हैं कि इस स्थापना के साथ मसला ये रहा कि तुर्क आवाम उस वक्त इसके लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा एक तरह से यह नज़रिया उन पर थोपा गया और उसे कायम रखने की जिम्मेदारी फौज के पास गई। तुर्की इस व्यवस्था के साथ पूरी 20वीं सदी काट ले गया। लेकिन 20वीं सदी के ख़त्म होने तक तुर्की की सियासत में एक नई आवाज़ उठ चुकी थी। एक मॉडरेट इस्लाम पसंद तबका उभर कर सामने आया। 1996 में वेलफेयर पार्टी की सरकार बनी। ये मुल्क की पहली प्रो मुस्लिम सरकार थी। वे इस्लाम को राजकीय धर्म बनाना चाहते थे। 1980 के दशक में एर्दोगान ने ये पार्टी ज्वाइन की। 1994 में इसी पार्टी की टिकट पर वो इस्तांबुल शहर के मेयर बने। दिसंबर 1997 की एक सभा में एर्दोगान ने राष्ट्रवादी कवि जिया गोल्प की कविता पढ़ी। जिया दुनिया भर में इस्लाम के वर्चस्व की बात करते थे। एर्दोगान ने उनकी जो कविता पढ़ी उसके बोल कुछ यूं थे: मस्जिद हमारी बैरक हैं, गुंबद हमारे हेलमेट, मीनारें हमारा भाला हैं और मजहब में यकीन रखने वाले लोग हमारे फौजी। ये पढ़ने के बाद उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। जेल भेज दिया गया। उन्हें मेयर का पद छोड़ना पड़ा। जेल से बाहर आए तो वेलफेयर पार्टी बंद हो चुकी थी। तब वर्च्यू पार्टी ज्वाइन की। कुछ समय बाद ये भी बैन हो गई। फिर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP बनाई गई। 2002 में उनकी AKP पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया। 14 मई 2003 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। AKP की हुकूमत शुरू में एक हार्मोनिक एग्जिस्टेंस का वादा लेकर आई, यानी एक ऐसा निज़ाम जो इस्लामी विरासत और केमालिज्म के दरमियान बैलेंस कायम कर सके। शुरू में ये ठीक ठाक चला, मगर फिर मामला बदलने लगा। पार्टी ने संविधान में बदलाव करने शुरू कर दिए। इसी बीच एर्दोगान अगले 2 प्रधानमंत्री चुनाव भी जीत गए। फिर आया 2014 का साल। वो PM के तौर पर चौथा टर्म नहीं ले सकते थे, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया। जीत भी गए। जुलाई 2016 में सेना के एक धड़े ने उनके खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रची। एर्दोगान ने आनन फानन में देश को संबोधित किया, लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए कहा। जनता उतरी, तख्ता पलट नाकाम रहा। एर्दोगान निरंकुश हो गए और उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। 2017 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया। ये वही तुर्की था जहां 1923 से पार्लियामेंट्री सिस्टम कायम था।
हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग था, लेकिन फिर ये दोनों पद मिला दिए गए। एक ताकतवर राष्ट्रपति का दौर शुरू हो चुका था। सारी ताकत एक शख्स के हाथ में आई और फिर हुकूमत का रवैया भी सख्त होता दिखा। लेकिन विरोध में उठती आवाजें मजबूत हुई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2019 में देखने को मिली। मेयर इलेक्शंस में इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर जैसे बड़े शहर उनके हाथ से निकल गए। इन्हीं तीनों में से एक इस्तांबुल के मेयर बने थे इमामोग्लू। तब से उनको अर्दवान के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता रहा है। इमामोग्लू अर्दवान की विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी सीएचपी से आते हैं। सीएचपी तुर्की के फाउंडर माने जाने वाले मुस्तफा कमाल अतातुर्क की पार्टी है। मेयर के तौर पर पहले कार्यकाल में दोनों पार्टियों के बीच खींचतान शुरू हुई। जून 2023 में इमामोग्लू के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। ये मामला टेंडर घोटाले से जुड़ा था। आरोप ये कि 2014 से 19 के बीच जब वो इस्तांबुल के बेलिकदुजु जिले के मेयर थे, तब सरकारी ठेकों में गड़बड़ियां हुई। ये मामला चलता रहा और 2024 का चुनाव आ गया। इस बरस लोकल चुनाव में एकेपी 2019 के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर साबित हुई। इमामोग्लू ने फिर से जीत हासिल की। 2 बार इस्तांबुल जीतना बड़ी बात थी, क्योंकि ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। तुर्की की 1/5 पॉपुलेशन यहीं रहती है। दूसरे कार्यकाल के दौरान 2024 के आखिर में विपक्षी नेताओं पर एक के बाद एक कानूनी वार हुए। कई नेता अपने चुने हुए पदों से हटाए गए। इमामोग्लू भी घेरे में आए। उन पर आरोप लगाया गया कि वो न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह, उन्होंने विपक्षी नगरपालिकाओं के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों की आलोचना की थी। फरवरी 2025 में उनके खिलाफ तीसरा आरोप दाखिल हुआ। वजह, इस्तांबुल के सरकारी अभियोजक की आलोचना। इसके लिए 7 साल जेल की मांग की गई, लेकिन असली धमाका पिछले हफ्ते हुआ। तारीख 19 मार्च, इमामोग्लू अपने घर पर थे। ठीक 4 दिन बाद उनका नाम 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाना था। लेकिन अचानक दर्जनों पुलिस अधिकारी इमामोग्लू के घर आए, उन्हें हिरासत में लिया। उन पर नगर निगम के कारोबार में भ्रष्टाचार और आतंकवाद का साथ देने के आरोप लगे। इसके खिलाफ कुछ ही वक्त बाद इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और तब से ये प्रोटेस्ट थमे नहीं हैं। हिरासत में लिए जाने से एक दिन पहले इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री कैंसिल कर दी। इसके लिए 1990 में स्कूल से उनके ट्रांसफर के दौरान अनुचित प्रक्रियाओं का हवाला दिया। तुर्की के संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को उच्च शिक्षा पूरी करनी होगी। हिरासत में लिए जाने से पहले इमामोग्लू ने कहा कि वे इस फैसले का विरोध करेंगे। 23 मार्च को उन्हें पद से भी बर्खास्त किया गया और औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये प्रोटेस्ट और तेज हुए। हजारों लोग तुर्की के झंडे और हाथ से लिखी तख्तियां लेकर जमा हुए। इन पर अर्दोआन का मजाक उड़ाया गया था और न्याय की मांग की गई थी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी पार्टी सीएचपी ने इंटरनल इलेक्शन कराए और इमामोग्लू को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अर्दोआन का कहना है कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है और उन्हें सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान और घायल पुलिस अधिकारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इमामोग्लू पर आरोप क्या है? पहला, भ्रष्टाचार और घूसखोरी। तुर्की के न्यूज़ वायर अनाडोलू एजेंसी के मुताबिक उन पर आरोप है कि मेयर के तौर पर उन्होंने व्यवस्थित धोखाधड़ी, बोली धांधली और गबन में लिप्त एक आपराधिक संगठन का नेतृत्व किया है। दूसरा, आतंकवाद का साथ देना। 19 मार्च को उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके का साथ दिया है। उन्होंने मार्च 2024 में तुर्की के स्थानीय चुनावों से पहले पीकेके से जुड़े एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। पीकेके कुर्द लोगों के लिए एक अलग मुल्क कुर्दिस्तान बनाने की मांग करती है। इसमें तुर्की का दक्षिण पूर्वी इलाका, उत्तरी सीरिया और उत्तर पश्चिमी ईरान शामिल है। पीकेके को तुर्की में आतंकी संगठन माना जाता है और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी इसे एक आतंकवादी संगठन ही मानते हैं। कुछ दिन पहले इसके सबसे बड़े नेता ने जेल से हथियार डालने की बात कही थी। इस संगठन के बारे में हम दुनियादारी के एक एपिसोड में बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन 23 मार्च को उन पर से आतंकवाद के आरोप हटा दिए गए और अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों को बरकरार रखा। लेकिन आतंकवाद वाले आरोप पर छानबीन जारी रहेगी। इमामोग्लू ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है। अर्दोआन अलग अलग शक्लों सूरत में पिछले 22 साल से सत्ता में हैं। इतने बड़े स्तर पर विरोध के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। ये तो डिपेंड करेगा कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं तुर्की में, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। अगर इलेक्शन का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं जाता है तो सर्टेनली उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी तुर्की में काफी बड़े लेवल पे एक तरह से कहें तो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। जो मेन अपोजिशन लीडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो करप्शन के हैं। एक एंटी टेररिज्म चार्ज भी था जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है।
तो देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। हालात काफी गरमाए हुए हैं, पॉलिटिकल जो हालात हैं वो अभी काफी गरमाए हुए हैं। इलेक्शन जो नेक्स्ट ड्यू है वो 2028 में है, लेकिन वो पहले भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति के तौर पर अर्दोआन का दूसरा कार्यकाल 2028 में खत्म हो रहा है। संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मार्च 2024 में उन्होंने ऐलान किया था कि वो अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है और लोग मानते हैं कि वो अपनी बात से पलट भी सकते हैं। अगला चुनाव लड़ने के लिए या तो उन्हें संविधान बदलना होगा या तय समय से पहले चुनाव कराने होंगे। दूसरी तरफ इमामोग्लू अपनी कानूनी परेशानियों से बच जाते हैं तो वे अर्दोआन के साथ आमने सामने की दौड़ में होंगे। क्या इन सबको देखते हुए विपक्ष के आरोपों में कोई दम दिखता है? क्या इमामोग्लू की राजनीतिक छवि उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी है? लेकिन अर्दोगान को देखा जाए तो पिछले काफी सालों में उन्होंने हर कुछ दिन पे कुछ नया एक लेकर आते हैं ताकि वो सत्ता में रहें। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगले इलेक्शन में भी एर्दोगान और इमामोग्लू की एक तरह से आमने सामने होंगे। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आखिर क्या होगा। जो एर्दोगान के सपोर्टर हैं वो धीरे धीरे कम हुए हैं, एकेपी की जो सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन अभी कुर्दिश पार्टी से जो एक पीस डील चल रही है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है पीकेके, अगर उसमें कुछ प्रोग्रेस होता है तो हो सकता है कि एकेपी फिर से एक तरह से अपना वोट बेस रीगेन कर ले। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जो चीज बहुत क्लियर है वो ये कि जो वहाँ के यंग पॉपुलेशन है, जो यंग डेमोग्राफी है टर्की, जो यंग वोटर्स हैं, वो एक बदलाव चाहते हैं। और अगर वो डिसाइसिवली सीएचपी की तरफ जाते हैं, इमामोग्लू की तरफ जाते हैं, तो एर्दोगान की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इस पूरे मामले पर ईयू ने तुर्की से लोकतांत्रिक मूल्यों का बचाव करने की मांग की है। दूसरी तरफ अर्दोगान के आलोचकों का कहना है कि पिछले 2 दशक में अर्दोगान ने तुर्की में लोकतंत्र को खासा नुकसान पहुंचाया है, नौकरशाही में वफादारों को भर दिया है, नकारात्मक कवरेज को सीमित करने के लिए मीडिया को कंट्रोल किया है और अपने प्रतिद्वंदियों पर कानून की मदद से हमला किया है। इन आरोपों को कैसे देखना चाहिए? क्या इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में लोकतंत्र को कैसे देखा जाएगा और ईयू का इस पर क्या रुख होगा? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि तुर्की में जो डेमोक्रेसी की सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये बात सही है कि कही जा सकती है सही तौर पे कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुआ है और डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस एक शुरू के दशक में, 21st सेंचुरी के शुरू के दशक में जो स्टार्ट हुआ था, उसको ठेस पहुंची है एर्दोगान के बहुत सारे पॉलिसीज से। बट ईयू का इसमें कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। ईयू को टर्की ईयू का मेंबर भी नहीं है। ईयू की मेंबरशिप के लिए टर्की बात भी अब वो ऑलमोस्ट सस्पेंड हो चुकी है, किसी तरह का कोई डायलॉग भी नहीं चल रहा है। तो ईयू का कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। ये टर्की का इंटरनल मैटर है। एंड ईयू का कहना कि आपको डेमोक्रेसी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, आई थिंक वो एर्दोगान के फायदे में होगा, क्योंकि एर्दोगान के जो सपोर्टर हैं और टर्की के जो नेशनलिस्ट वोटर बेस है, वो ईयू के इंटरफेरेंस या किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को अच्छा नहीं मानते हैं, वो उसको अच्छी तरह से नहीं देखते। तो वो एक तरह से नुकसान होगा मेरे ख्याल से सीएचपी को। लेकिन डेमोक्रेसी की अगर बात करें और इमामोग्लू की अरेस्ट की बात करें, तो वो एक एर्दोगान का एक पॉलिटिकल मूव भी कहा जा सकता है, क्योंकि इमामोग्लू एक उभरते हुए नेता हैं और इस्तांबुल के मेयर हैं। देखा जाए तो एर्दोगान भी इसी तरह देश के, मतलब तुर्की के नेशनल सीन पे आए थे। वो भी इलेक्शन जीते थे मेयर का, इस्तांबुल का। वो मेयर रह चुके थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। तो एक तरह से कहा जाए तो हिस्ट्री रिपीट कर रही है इन सम वेज। 1996 में एर्दोगान बने थे मेयर इस्तांबुल के। तो एक डेजावू वाली सिचुएशन भी दिख रही है। और डेमोक्रेसी के लिए एक इम्तिहान जरूर है टर्की के। लेकिन आगे क्या होगा, ये अभी से कह देना कि हाँ इसमें ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। अब अगली खबर, यमन में आने वाले 2 घंटे के अंदर बम गिराया जाएगा, मतलब करीब 2 बजे। इमेजिन करिए कि आप रोज की तरह अपने फोन पर मैसेज चेक कर रहे हैं, तभी आपको ये मैसेज मिलता है। आगे और भी मैसेजेस आते हैं। आपको समझ आता है कि इनमें एक देश के बड़े सैन्य हमले की योजना लिखी हुई है।
अब इमेजिनेशन से रियलिटी में आइए, क्योंकि ऐसा ही हुआ है अमेरिकी मैगजीन दी अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग के साथ। गोल्डबर्ग ने 24 मार्च को दी अटलांटिक की वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखकर इस बात की जानकारी दी। आर्टिकल के मुताबिक 11 मार्च को वो अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे, तभी उनके फोन पर एक कनेक्शन रिक्वेस्ट आया। यह रिक्वेस्ट सिग्नल ऐप से था। सिग्नल एक मैसेजिंग ऐप है। इसका इस्तेमाल अधिकारी और पत्रकार संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए करते हैं। गोल्डबर्ग को यह रिक्वेस्ट भेजा था अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ज ने। गोल्डबर्ग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। सोचा कि हो सकता है वॉल्ज को यूक्रेन या ईरान से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करनी हो। 2 दिन बीते, तारीख 13 मार्च, माइकल वॉल्ज की ओर से एक और मैसेज आया। लिखा था कि आपको हूती पीसी स्मॉल ग्रुप नाम के एक ग्रुप में ऐड किया जा रहा है। वॉल्ज का अगला मैसेज इसी ग्रुप में आया। लिखा था, हमारी टीम ने हूतियों पर हमला करने के लिए ये ग्रुप बनाया है, खासतौर पर आने वाले 72 घंटों के लिए। फिर एक एक करके अमेरिकी सरकार के बड़े नेताओं के नाम से मैसेजेस आने लगे। ग्रुप में कुल 18 लोग शामिल थे। इनमें बड़े नाम हैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो, खुफिया विभाग की हेड तुलसी गबार्ड, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और CIA के बड़े नेता। गोल्डबर्ग आर्टिकल में आगे लिखते हैं कि उन्होंने इसे लेकर अपने साथियों से बात की। सभी हैरान थे कि क्या सच में इस ग्रुप और इन किरदारों में कोई सच्चाई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि ऐसे किसी भी ग्रुप में एक पत्रकार भी शामिल हो। आने वाले 2 दिन ऐसे ही बीते। ग्रुप में जुड़े सभी लोग यमन में बमबारी की योजना बना रहे थे। गोल्डबर्ग सब देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, कयास लगा रहे थे कि क्या इन बातों में जरा भी सच्चाई है। फिर 15 मार्च की सुबह करीबन 12 बजे अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ग्रुप में टीम अपडेट डाला। इसमें लिखा था कि यमन में आने वाले 2 घंटे के अंदर बम गिराया जाएगा, मतलब करीबन 2 बजे। बकौल गोल्डबर्ग, मैं कार में बैठकर इंतजार कर रहा था। अगर इस चैट में सच्चाई है तो यमन में बने हूती टारगेट पर जल्द ही बमबारी होगी। करीबन 1:55 पर मैंने एक्स खोला और यमन सर्च किया। फिर जो मिला मैं सन्न रह गया। यमन की राजधानी सना तेज धमाकों से गूंज उठी थी। फिर मैंने वापस ग्रुप खोला। लोग एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे और बधाई दे रहे थे। इसके बाद गोल्डबर्ग ने ग्रुप छोड़ दिया। इसके बाद उनको ना तो कोई मैसेज आया, शायद किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि गोल्डबर्ग नाम के शख्स ने ग्रुप एग्जिट किया है, या फिर गोल्डबर्ग कौन है। फिर गोल्डबर्ग ने खुद ही उनमें से कुछ को मेल भेजा, सवाल किया कि क्या हूती पीसी स्मॉल ग्रुप सच में अमेरिकी अधिकारियों का एक ग्रुप है। क्या उनको पता था कि वो इस ग्रुप में जुड़े हैं? अगर नहीं तो ग्रुप में सभी उनको कौन समझ रहे थे? क्या ट्रंप के अधिकारी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बात करने के लिए अक्सर सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते हैं? अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ये मैसेज असली लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद किसी ने गलती से गोल्डबर्ग को मैसेज कर दिया। वहीं कुछ मानते हैं कि यह जानबूझकर किया गया ताकि दुनिया को अमेरिका की ताकत का पता चले। लेकिन सच जो भी हो, इसने अमेरिकी सरकार की किरकिरी कर दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा परिषद ने चैट लीक की घटना को कंफर्म किया है और गोल्डबर्ग को ग्रुप में ऐड करने की जांच करने की बात कही है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पत्रकार गोल्डबर्ग की बात का खंडन करते हुए कहा, आप एक धोखेबाज और बदनाम तथा कथित पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने बार बार झूठ फैलाने को अपना पेशा बना लिया है। ये एक ऐसा शख्स है जो कचरा बेचता है, कोई भी युद्ध के प्लान के बारे में मैसेज नहीं भेज रहा था, और मुझे बस इतना ही कहना है। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के बाद विपक्षी डेमोक्रेट्स से लेकर कुछ रिपब्लिकन्स भी ट्रंप सरकार पर सवाल कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं एक सीनियर रिपब्लिकन नेता रोजर विकर ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। ऐसी गलती कैसे हो सकती है? क्या अमेरिका के बड़े अधिकारी इतने लापरवाह हैं? ऐसे ही कई रिपब्लिकन्स ने भी सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए हैं। कुछ ने ट्रंप के अधिकारियों की तारीफ भी की है। ऐसे ही एक हैं रिपब्लिकन माइक जॉनसन। माइक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर हैं, जैसे भारत में लोकसभा में सांसद होते हैं। कहा है ये एक बड़ी गलती है, लेकिन ये दिखता है कि अमेरिकी अधिकारी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इन सबसे इतर सिग्नल या ऐसे किसी भी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किसी वर्तमान में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी शेयर करने के लिए करना अमेरिका के एस्पिनॉज या जासूसी से जुड़े एक्ट के कई हिस्सों का उल्लंघन है। सिग्नल ऐप जिसे बहुत सुरक्षित माना जाता है, वो भी अब सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर बड़े अधिकारी इसमें ऐसी बातें लीक कर सकते हैं तो आम आदमी का डेटा कितना सुरक्षित है। इस घटना में तकनीक और सुरक्षा के बीच एक नई बहस छेड़ दी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की सुर्खी में रुख करेंगे गजा जंग का। 24 मार्च को यूनाइटेड नेशंस या UN ने अपने 30% अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ को गजा से निकालने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे की वजह है गजा में बढ़ते इजरायली हमले। पिछले दिनों इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसमें UN के कर्मचारी भी शामिल थे। इसी के बाद UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह फैसला लिया है।
ऐलान करते वक्त यूएन के स्पोक्सपर्सन स्टीफन डुजारिक ने बताया कि यह फैसला सुरक्षा और कामकाज की मजबूरी में लिया गया है। साथ ही कहा, जब जरूरत सबसे ज्यादा है तब हमें पीछे हटना पड़ रहा है। यूएन ऐसा करने की तब से सोच रहा है जब 19 मार्च को इजरायली टैंक ने गजा के देयर अल बला में यूएन के एक ठिकाने पर हमला किया। इस हमले में बुल्गारिया के कर्मचारी की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गजा में हालात पहले से ही खराब थे। पिछले 2 महीने के शांति समझौते टूटने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। ऐसे में अब यूएन के करीबन 100 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों में से 30 इस हफ्ते गजा छोड़ देंगे। दूसरी ओर इजरायली सेना ने यूएन के ठिकाने पर हमलों की जिम्मेदारी से इनकार किया था, लेकिन बाद में माना कि रफा में रेड क्रॉस की इमारत पर गलती से गोलीबारी हुई। फिलहाल गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है और अब यूएन की मौजूदगी कम होने से लोगों की उम्मीदें भी धूमिल हो रही हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।